आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एएलपी सीबीटी 2 यहाँ पर जो अपनी सीरीज चल रही है 21 दिन 21 मैराथन, और जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन का संपूर्ण निचोड़ प्रत्येक यहाँ मैराथन के अंदर पूरा इलेक्ट्रीशियन का जो संपूर्ण निचोड़ हो रहा है वो अपन ने 8 क्लास कंप्लीट कर ली है। दोस्तों, आज 9वीं क्लास है और यहाँ आज 9वीं क्लास के अंदर पहला प्रश्न देखते हैं और ये लीजिए आज का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे किस प्रकार के मल्टीमीटर में 1 मीटर गति व्यवस्था मीटर मूवमेंट मैकेनिज्म, एक अंशांकित स्केल, कैलिब्रेटेड स्केल और एक संकेतक होता है। क्वेश्चन सीधा सा ऐसे समझा रहा है कि भाई एक ऐसा कोई मीटर बताओ जिसके अंदर कोई मीटर गति करता हो, उसका संकेतक मूव करता हो, यानी उसका पैमाना जो संकेतक है, सुई है, वो चलती हो। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हमारे मीटर 2 प्रकार के होते हैं। मीटर 2 प्रकार के कैसे? तो हम कहते हैं कि भैया एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। अब एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क है? तो सीधा सा अपन ये समझते हैं कि ऐसा मीटर जिसके अंदर सुई होती है, संकेतक होता है, उसे हम एनालॉग कहते हैं। और जो मीटर राशि को अंकों के रूप में प्रदर्शित करता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई संकेतक नहीं होता है, तो बोलो वो क्या कहलाएगा? तो डिजिटल कहलाता है। तो यहाँ एनालॉग और एक डिजिटल की एक्यूरेसी जो होती है वो ज्यादा होती है और एनालॉग की जो एक्यूरेसी होती है वो कम होती है। ये न्यूनतम मान को स्पष्ट तरीके से नहीं दर्शा पाता, जबकि यहाँ डिजिटल स्पष्ट अंकों में न्यूनतम मान को आसानी से दर्शा देता है। दोस्तों, तो एनालॉग वोल्टमीटर, डिजिटल वोल्टमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे ये होगा आपका एनालॉग मल्टीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटर का मतलब है, मल्टी का मतलब अनेक राशि मापता है, यानी कि ये वोल्टेज का भी मापन करेगा, धारा का भी मापन करेगा और प्रतिरोध का भी मापन करता है। जबकि यहाँ पे वोल्ट मीटर ओनली फॉर वोल्टेज का मापन करेगा, अगर कोई एमीटर है तो एमीटर का मापन करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न है 2 नंबर, और 2 नंबर प्रश्न क्या है तो अपन देखते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा 2 नंबर प्रश्न, और 2 नंबर में क्या क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण जनरेटर और ओम मीटर, यानी जनरेटर का भी काम करे वो और ओम मीटर का भी काम करे, तो ऐसा कोई मीटर बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अपन मेगर। अब मेगर के अंदर क्या होता है, अगर हम गौर से देखते हैं तो दोस्तों इसमें संरचना इसकी इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से यो। और यहां पे बात करते हैं कि ये घूमने यानी आर्मेचर होता है ये, और आर्मेचर को यहाँ पे हैंडल के द्वारा घुमाते हैं, और यहाँ पे इस प्रकार से ये होता है, ये इधर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक होती है सीसी और एक होती है पीसी। जबकि यहाँ एक पैमाना लगा होता है, इसमें ये 0 पॉइंट होता है और ये होता है अनंत, और यहाँ पैमाना होता है ये, और इसका पैमाना जो होता है वो अरैखिक होता है, अरैखिक ये। और यहाँ पे इसके 3 पॉइंट होते हैं भाई। इसके कितने पॉइंट होंगे? 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है, ये 2 तो आपके टर्मिनल होते हैं और एक ग्रिड का होता है, तो 3 पॉइंट होते हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन, ये आपके स्थायी चुंबक होंगे एन, ये एस, तो ये एस और ये होता है एन। तो यहाँ पे ये बल रेखाएं जाएगी, और बल रेखाएं जाती है तो आर्मेचर घुमाएंगे अपन, तो ये तो बन गया आपका डीसी जनरेटर। डायनामो होता है, और यहाँ पे ये आपका क्या बना देगा? विद्युत पैदा करेगा। और यहाँ पे अपन क्या माप लेते हैं? प्रतिरोध माप लेते हैं। मेगर से क्या क्या क्वेश्चन निकलेगा? पहला क्वेश्चन मेगर से निकलता है कि ये कितने मान को मापता है, तो अपन कहते हैं उच्च मान को मापता है, उच्च मान को मापता है, और हमेशा मेगा ओम में मापता है। किस में मापता है? मेगा ओम के अंदर ये मापता है। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापता है, इंसुलेशन प्रतिरोध को आसानी से क्या कर लेता है, ये माप लेता है।
ये छोटे मोटे प्रतिरोधों को बिल्कुल नहीं मापता। न्यूनतम जो प्रतिरोध होता है उसको डबल केल्विन ब्रिज के द्वारा मापा जाता है, जो 1 ओम तक होता है। दूसरा होता है 1 ओम से अधिक और 100 किलो ओम तक होता है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज माप लेता है वो मध्यम को। जबकि यहाँ मेगर जो होता है ये 100 किलो ओम से अधिक यानी कि मेगा ओम में मापता है। यहाँ पे आपको हैंडल नजर आ रहा होगा, ये यहाँ इसको घुमाते हैं और कितनी गति से घुमाते हैं ध्यान रखिएगा। ये घूमता है 140 से 160 आरपीएम। तो 140 से 160 आरपीएम पर इसको घुमाया जाता है और इसके द्वारा यहाँ मेगा ओम में प्रतिरोध को माप लेता है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसका जो स्केल होता है, इसका पैमाना होता है, ये कैसा होता है, तो अपन कहेंगे ये अरैखिक होता है और ये इंसुलेशन प्रतिरोध को आसानी से माप लेता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये हो गया। प्रतिरोधक होता है अल्टरनेटर कंडक्टर, तो यहाँ पे अपन ने सीधा बता दिया कि ये एक मेगर होता है। अल्टरनेटर होता है जो आउटपुट में हमको डीसी देता है, एक कंडक्टर है। और प्रतिरोधक क्या करता है, धारा के मान में बाधा उत्पन्न करने का यानी धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और ये आता है मेरे दोस्तों 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को। तो देखिएगा 3 नंबर प्रश्न, तो आइए समझते हैं इसको। संरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर से बने अवरोधी इंसुलेटर का अधिकतम कार्यकारी तापमान कितना होता है। दोस्तों प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। संरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर से बने अवरोधी यानी अचालक है और पेपर का बना हुआ है, ठीक है, और अधिकतम कार्यकारी तापमान पूछ रहा है। मैंने आपको कई बार बता दिया, क्योंकि अचालक जो पदार्थ है उसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। दोस्तों कितनी श्रेणी है आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन कहते हैं एक होता है वाई, एक होता है ये ए, ई, बी और ये, इस प्रकार से ये 7 श्रेणियों में बांटा गया है। तो यहाँ पे वाई श्रेणी का जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इसके बाद ए श्रेणी का जो होता है वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ई श्रेणी का होता है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे जो बी श्रेणी का होता है वो बी श्रेणी का कितना होता है, तो अपन कहते हैं सीधा 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे आपसे पूछ लेता है कि 200 से 250 तक होता है। तो दोस्तों यहाँ कागज के लिए कह रहा है, तो कागज है, रेशम है, जूट इसमें आते हैं, तेल से भीगा इसमें आता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा अपन बता देंगे कि वाई श्रेणी जो यानी 90 डिग्री है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाता है। बाकी इसमें ऐसा और कोई नहीं है। 105 है तो ये तेल से भीगा कागज या तेल से भीगा कपड़ा इसके अंदर आता है। तो दोस्तों ये आपको मैंने पूरे के पूरे मान बता दिए। वाई श्रेणी, ए श्रेणी, ई श्रेणी और बी श्रेणी, एफ श्रेणी, एस श्रेणी और एक सी श्रेणी होता है जो सबसे ज्यादा तापमान को सहन करता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पे, और ये 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों। और 4 नंबर प्रश्न है तो ये कौन सा है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति को खालिस्तान कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टेटर है, और स्टेटर है तो स्टेटर के अंदर क्या घूम रहा है, चुंबकीय फ्लक्स है। तो यहाँ अपन कहते हैं कि भैया इसमें इस तरह पोल कटे होते हैं यानी पोल खांचे होते हैं, और खांचों के अंदर क्या कटते हैं, खांचों में अपन वाइंडिंग डालते हैं। तो यहाँ पे ये वाइंडिंग होती है, और यहाँ पे जो वाइंडिंग होती है इसको अपन सप्लाई से जोड़ते हैं, और जैसे ही अपन सप्लाई देते हैं तो इसमें घूमने वाला एक क्या पैदा हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो हमने कहा कि ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और ये क्या करता है, गति करता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, गति करता है, और इस गति को कहते हैं एनएस। यहाँ पे इस गति को क्या कहते हैं, सिंक्रोनस गति कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंक्रोनस गति इसको कहते हैं। यहाँ पे ये घूमने वाला भाग होता है ये रोटर, घूमने वाला भाग क्या होता है, ये रोटर होता है। और ये जो गति करता है इस गति को कहते हैं एन आर गति कहते हैं, यानी रोटर गति या वास्तविक गति कहते हैं। मोटर की नेम प्लेट पर जो लिखी होती है वो यही लिखी होती है। यहाँ ये होती है आपकी सिंक्रोनस स्पीड यानी तुल्यकालिक चाल होती है। दोस्तों ज्यादा होती है कम होती है तो ध्यान रखना, ये डिपेंड करता है मशीन पर। अगर यहाँ पे प्रेरण मोटर होती है तो प्रेरण मोटरों में एन एस ज्यादा होती है किससे, एन आर से। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज अपन कहते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे अल्टरनेटर हो, अल्टरनेटर होता है
तो अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है, एन एस कम होता है और एन आर क्या होता है, ज्यादा होता है ये। ठीक है, दूसरी चीज अपन ये कहते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेटर हो गया, ये प्रेरण हो गया। इसके अलावा अपन कहते हैं कि सिंक्रोनस, क्या, सिंक्रोनस, तो ये सिंक्रोनस मोटर होती है, ये सिंक्रोनस मोटर होती है। तो इसमें एन एस जो होता है वो एन आर के क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कहते हैं स्टेटर के चुंबकीय प्लग घूमने की जो गति होती है उसे अपन एन एस यानी कि तुल्यकालिक गति कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तुल्यकालिक गति होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 5 नंबर देखिएगा। तो यहाँ पे 5 नंबर है कि अगर किसी कंडक्टर में 40 कूलाम 4 सेकंड से ज्यादा समय तक प्रवाहित तो होता है तो करंट का मान क्या होगा, करंट का मान क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पे सीधा सा अपन कहते हैं कि भैया Q बराबर क्या होता है, एक होता है IT, Q बराबर IT, ये फॉर्मूला होता है। और आपसे पूछ रहा है क्या होगा, करंट का मान क्या होगा, तो I निकालना है, और I निकालना है तो Q बटा क्या हो जाएगा, यहाँ T होता है, तो Q कितना है, तो अपन कहते हैं हमारे पास 40 है, T कितना है, 4 सेकंड है, तो भैया I बराबर सीधा कितना आ गया, 10 एम्पियर आता। 40 में 4 का भाग देंगे 10 आएगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आया है देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि एक करंट प्रवाहित करने के लिए कंडक्टर का क्षेत्रफल यानी कटाव क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर होता है और उसकी लंबाई 1 मीटर है। अगर उसका प्रतिरोध 1 ओम है तो उसकी प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रतिरोधकता का मतलब होता है रो बराबर आर एल अपॉन एरिया होता है। ये चीज अपन को पता है। तो यहाँ पे भाई अपन कहते हैं ये, अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता तो ऐसे निकाल सकते हो। देखो भाई ऐसे डायरेक्ट अगर नहीं होता है ना, तो अपन को पता है कि R समानुपाती क्या होता है, L होता है, और R समानुपाती अपन को पता है कि यहाँ पे 1 अपॉन एरिया होता है। ठीक है, इसको मिला के लिखते हैं तो R यहाँ पे L अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पे रो L अपॉन क्या होता है, एरिया आता है। और अपन को जैसे रो निकालना है तो रो निकालना है तो R A अपॉन में क्या होता है, L होता है। तो यहाँ पे अब रो निकालना है, प्रतिरोधकता ज्ञात करनी, R का मान कितना होगा, R का मान 1 ओम दे रखा है, तो 1 ओम दे रखा है। एक यानी कटाव क्षेत्रफल कितना है, तो 10 है, और लंबाई कितनी है, लंबाई 1 मीटर है। तो एक से 1 गया, बचा कितना, 10, तो रो बराबर कितना हो गया, 10 ओम मीटर होता है। तो 10 ओम मीटर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये होता है। बोलो समझ में आया आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 7 नंबर को भी देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 7 नंबर है कि सिलिकॉन परमाणु के सबसे बाहरी अक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन खालिस्तान होते हैं। तो यहाँ पे अपन कहते हैं सिलिकॉन है, सिलिकॉन का मतलब क्या है, अर्धचालक। सिलिकॉन का मतलब क्या है, अर्धचालक। तो यहाँ एक अर्धचालक है, एक होता है आपके चालक, क्या होता है, चालक, और एक होता है मेरे दोस्तों अचालक। तो यहाँ पे अब इन तीनों की परमाणु संरचना होती है। अर्धचालक में होता है फिक्स चार्ज, चालक के अंदर होता है 4 से कम, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जबकि इसमें क्या होता है, 4 से अधिक होता है, 4 से अधिक होता है। तो इसमें 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 7 हो सकते हैं, केवल ये हो सकते हैं। तो सिलिकॉन अर्धचालक में 4 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन सीधा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होता है। यहाँ पे जरूर नहीं है सिलिकॉन का पूछा जाए, तो यहाँ पे आपसे कार्बन का पूछ सकता है, जर्मेनियम का पूछ सकता है, तो उनके सबके कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों यहाँ पे। और अगला प्रश्न क्या है, तो 8 नंबर प्रश्न है। और 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एसी के औसत मान से आरएमएस मान के अनुपात को खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि औसत मान से आरएमएस मान के यानी कि यहाँ पे औसत मान से आरएमएस मान के अनुपात को खालिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पे आरएमएस मान हो जाएगा, तो भैया आरएमएस मान जो होता है
और एक होता है हमारे पास औसत मान, ठीक है। और इसको कहते हैं अपन क्या, फॉर्म फैक्टर। क्या कहेंगे, फॉर्म फैक्टर कहते हैं, और फॉर्म फैक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे इसका मान होता है 1.11, औसत मान होता है पॉइंट 437, अरे 0.437, और आरएमएस मान होता है 0.707। ध्यान रखना जो आरएमएस मान होता है ये हमेशा तापीय सिद्धांत पर काम करता है, तापीय सिद्धांत पर काम करता है, और एसी के मापक के अंतर आरएमएस मान ही दर्शाते हैं। जबकि औसत होता है ये आवेश संरक्षण पर काम करता है, और आवेश संरक्षण पर काम करता है तो ये चीज ध्यान रखिएगा, औसत जो मान होता है डीसी के मापक के अंतर दर्शाते हैं। ये डीसी के मापक यंत्र दर्शाते हैं, जबकि ये एसी के मापक के अंतर दर्शाते हैं। तो एसी के मापक के अंतर क्या दर्शाएंगे, तो अपन सीधा कहेंगे कि एसी के जो मापक यंत्र होते हैं वो सारे के सारे क्या दर्शाते हैं, एसी का आरएमएस मान दर्शाते हैं। जबकि डीसी का जो औसत मान होता है या डीसी के मापक यंत्र है वो हमेशा औसत एवरेज दर्शाते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्म फैक्टर हो जाता है। रूप गुणक भी कहते हैं इसको, रूप गुणक भी कहते हैं। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 9 नंबर, और 9 नंबर है तो 9 नंबर क्या है, आइए देखते हैं 9 नंबर को। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो इनमें से किस प्रकार का वाट मीटर सिर्फ एसी पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ एसी पर इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ अपन कहेंगे कि इंडक्शन वाट मीटर होता है, डायनेमो वाट टाइप सस्पेंडेड क्वाइल टार्सन वाट मीटर होता है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वाट मीटर होता है, एक होता है डायनेमोमीटर टाइप पाइवोटेड क्वाइल डायरेक्ट रीडिंग वाट मीटर होता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, जिसमें भी डायनामो लगता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये एसी डीसी दोनों पे कार्य करते हैं। जबकि यहाँ पे इंडक्शन जो होता है, हमेशा जहां भी प्रेरण शब्द आ जाए, इंडक्शन आ जाए, वो सीधा सीधा किस पर काम करेगा, तो वो एसी पर कार्य करता है। नेक्स्ट अगला चलते हैं यहाँ पे दोस्तों 10 नंबर, और 10 नंबर क्या कह रहा है कि एससीआर में विक्षेपण परत कितनी होती है। दोस्तों एससीआर की बात करते हैं तो यहाँ पे एससीआर का मतलब क्या है, तो अपन सीधा कहते हैं कि यहाँ पे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। यहां मैं प्रतीक की बात करता हूं तो मेरे दोस्तों इसका प्रतीक होता है इस प्रकार से, ये गेट होता है, ये कैथोड होता है, ये क्या होता है, एनोड होता है। यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है, एक सिरा ये होता है, एक सिरा ये होता है, और एक ये होता है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, और ये होता है गेट, ये पी एन होता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, अगर मैं पीएन जंक्शन की बात करूं तो पीएन जंक्शन होते हैं इसमें 3। इसमें विक्षेपण परत की बात करते हैं, विक्षेपण परत की बात करते हैं तो विक्षेपण परत होती है 1, ये 2 और ये 3, तो 3 विक्षेपण परत होगी। अगर केवल परत पूछे तो ये 1 2 3 4 होती है, तो यहाँ पे 4 विक्षेपण परत। अगर इसमें टर्मिनल पूछे, तो टर्मिनल कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, एनोड कैथोड और गेट होते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा कितना दिशीय होता है, तो ये भैया एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में कार्य करता है, ये एक ही दिशीय होता है, ठीक है। एससीआर जो होता है, ये एससीआर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, और ये एक आपका एक्टिव पुर्जा होता है। कौन सा पुर्जा होता है, ये एक्टिव पुर्जा होता है। तो क्या पूछ रहा है वो, विक्षेपण परत पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे अपन ने लिख दिया विक्षेपण परत 3 होती है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न, और 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो ये 11 नंबर परत है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रतिरोध को निर्मित करने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रतिरोध को निर्मित करने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, स्टैंडर्ड प्रतिरोध को निर्मित करने के लिए पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे मानक प्रतिरोध बनाने के लिए, तो मानक प्रतिरोध बनाने के लिए जो होता है वो अपन बात करते हैं यूरेका या फिर होता है मैग्नीन, ये 2 मिश्रित धातुओं से मिलकर बना होता है, तो कांस्टेंट होता है, मैग्नीन होता है, तो यहाँ मैग्नीन को पहली प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे मैग्नीन होता है।
इन दोनों के ऊपर तापमान चाहे कितना ही बढ़ो चाहे तापमान घटो, यहाँ पे इनका प्रतिरोध क्या रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है, तापमान पर प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिएगा आगे, तो यहाँ पे 12 नंबर और यहाँ पे 12 नंबर क्या है, तो देखो उद्दीप्ति लैंप यानी इनकैंडिसेंट लैंप व हीटर पर आधार पर परिचालित हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर केवल एसी सप्लाई पर, केवल डीसी पर, एसी व डीसी दोनों पर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है इनकैंडिसेंट लैंप यानी जो ताप दीप्त लैंप है, यानी कि जो आपके 10 रुपए का जो लट्टू होता है, ये 10 रुपए का जो लट्टू होता है, ये 10 रुपए का जो लट्टू होता है, ये 10 रुपए का जो लट्टू है, ये भैया एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। हीटर होता है तो ये हीटर भी आपका क्या करता है, ये दोनों पर कार्य करता है। तो यहाँ पे एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, और दोनों के दोनों जो होते हैं ये ऊष्मीय, किस पर, ऊष्मीय सिद्धांत पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, और ये 13 नंबर लीजिएगा, और 13 नंबर क्या है, आइए देखते हैं 13 नंबर को। तो यहाँ पे एक जीटीओ का पूरा नाम क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जीटीओ यानी कि गेट टर्न ऑफ स्विच, गेट टर्न ऑफ स्विच। तो गेट टर्न ऑफ स्विच, तो यहाँ पे गेट टर्न ऑफ स्विच होता है। तो यहाँ पे किसके समान होता है, तो अपन कहते हैं जो एचसीआर का ही एक रूप होता है ये, तो ये इस प्रकार से होता है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, और ये गेट होता है। तो ये धारा प्रचालित होता है, सॉरी धारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे गेट ट्रांजिस्टर ऑफ गेट टर्न ऑफ स्विच होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी होता है। वही इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, और ये एक दिशा में कार्य करता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और ये 14 नंबर प्रश्न है, और 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को भी। तो यहाँ पे निम्न में से कौन प्राथमिक यंत्र है, तो भैया प्राथमिक यंत्र कौन है, तो देखिएगा यंत्र की अगर बात करते हैं तो 2 भागों में टूट जाते हैं ये। यहाँ पे एक होता है प्राथमिक, दोस्तों प्राथमिक होता है, इसको प्राइमरी कहते हैं, और इसको एब्सोल्यूट कहते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं, मापक यंत्र कहते हैं। एक होता है आपका द्वितीयक, तो ये द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी मापक यंत्र, वे मापक यंत्र जो केवल धारा की उपस्थिति या विद्युत की उपस्थिति दर्शाते हैं। तो ये क्या करते हैं, उपस्थिति दर्शाते हैं, उपस्थिति, तो ये उपस्थिति दर्शाते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, ये मान को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फेज टेस्टर होता है, फेज टेस्टर से अपन केवल ये पता लगा सकते हैं धारा आ रही है या नहीं आ रही, जबकि माप छोड़ ही सकते हैं, तो ये फेज टेस्टर होता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे फेज टेस्टर, फेज टेस्टर हो गया। या चुंबकीय सुई नॉर्थ दिशा को दर्शाती है, चुंबकीय सुई होती है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आता है, जबकि एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर ये सब किस में आते हैं, द्वितीयक के अंदर आते हैं। तो निम्न में से प्राथमिक यंत्र कौन सा हो गया, तो अपन कहेंगे चुंबकीय सुई होती है, या फेज टेस्टर होता है, या गैल्वेनोमीटर होता है। दोस्तों बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे 15 नंबर, और 15 नंबर क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 15 नंबर को भी। तो यहाँ पे 15 नंबर को देखिएगा, तो विद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के खालिस्तान पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि विद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के खालिस्तान पर कार्य करते हैं। तो ये कौन से पे कार्य करते हैं, तो मापक विद्युत यंत्र धारा के किस पर काम करते हैं, तो चुंबकीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं, चुंबकीय प्रभाव पर, प्रकाशशील प्रभाव और उपरोक्त सभी। दोस्तों मापक यंत्र है ये सारे क्या है, अलग अलग प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे उपरोक्त सभी यानी सभी मापक यंत्र पर कार्य करते हैं, यानी सभी प्रभाव पर काम करते हैं। अगला आता है यहाँ पे 16 नंबर, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और 300 आरपीएम की गति है, तो एक सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे अपन सीधा चलते हैं, और सीधा क्या चलते हैं, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो अपन सीधा कहेंगे कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आवृत्ति पूछ रहा है, यानी एफ बराबर क्या होता है, तो पी एन अपॉन में 120, पी एन अपॉन में क्या होता है, 120 होता है। तो यहाँ पे सीधा कहेंगे कि पी कितना है, पी यहाँ पे 4 दिया हुआ है, एन कितना है, तो एन यहाँ पे 300 दिया गया है। तो यहाँ पे 120 सीधा सीधा हो जाएगा, 0 से 0 गया, यहाँ पे ये 3 से ये गया कितनी बार, 4, और 4 से ये गया
ये तो इतने 10 पर जाएगा ना, तो यहाँ पे 0 से तो 0 गया, और 3 यानी कि 10 से इसको काटा, देखो वापस ध्यान से समझिएगा, 3 से काटा 3 बार और 3 चौक गया, और 4 से 4 गया तो 10 8 आ गया, सीधा सीधा राइट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे आपका ए ऑप्शन होता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन आया, और 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सॉरी 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण में से सहयोग यानी से होकर गुजरी हुई इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होती है। दोस्तों मैं आपको बार बार ज्ञात करवा चुका, यहाँ पे विद्युत डिग्री, क्या विद्युत डिग्री, तो विद्युत डिग्री का सूत्र क्या होता है, तो अपन ने कहा पोल की संख्या बटा 2 इंटू में 360, ये बार बार आया, तो पी का मतलब क्या है 6 होता है, 2 रखा और 360 हो गया, तो ये इससे काटा 3 बार और 3 0 6 3 18 हो गया, 1 और 3 3 9 9 और 1 10, यानी सीधा सीधा याद कर लिया 1080, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया ये। इतना लफड़ा आपको करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 180 को किससे जो भी पोल आए उसको इंटू कर दिया करो, इससे आराम से निकल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगला प्रश्न आता है, और ये 18 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी समझते हैं। 18 नंबर कह रहा है फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम बिजली के एक जनरेटर में यानी जनरेटर में कार्य क्या पता लगाने के लिए लागू किया जाता है, यानी मेन कार्य क्या होता है, डीसी के अंदर जनरेटर के अंदर दायां हाथ अपन प्रयोग करते हैं, तो जनरेटर में क्या बताता है, जनरेटर में मुख्य रूप से जो होता है ना वो कितना ईएमएफ उत्पन्न करता है, तो ईएमएफ की जो दिशा होती है उसको बताता है, उसके साथ साथ यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बता पाता है, और उसके साथ साथ ये भी बता पाता है कि जो घूमने वाला भाग है वो किस दिशा में घूम रहा है। लेकिन पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है, प्रेरित ईएमएफ को दी जाती है। तो यहाँ पे कि रोटर घूर्णन की दिशा होती है, प्रेरित ईएमएफ की वरीयता होती है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा होती है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पे हमारे फ्लेमिंग जी ने ये कहा कि आपका दाहिना हाथ है, और दाहिने हाथ में इस प्रकार से बताया कि जो अंगूठा होता है, ये अंगूठा क्या बताता है, तो ये अंगूठा बताता है कि चालक किधर घूम रहा है। दूसरा, ये पहली अंगुली जो होती है ये बताती है कि यहाँ पे ये जो पहली अंगुली है ये बताती है कि भैया चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा किस ओर होती है, और फिर ये बताती है कि यहाँ पे ईएमएफ, जो ईएमएफ ये बताता है कि ईएमएफ की दिशा क्या है, यानी प्रेरित ईएमएफ की दिशा है, और यहाँ पे तीनों को आपस में परस्पर कितना डिग्री अंतर होना चाहिए, तो अपन कहेंगे 90 डिग्री का क्या होना चाहिए, यहाँ पे अंतर होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री का क्या होता है, अंतर परस्पर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बताता है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा भी बताता है, ये ध्रुवता नहीं बताता, एक घूर्णन दिशा भी बताता है। तो यहाँ पे पहली प्राथमिकता किसको देंगे हम, प्राथमिक यानी प्रेरित ईएमएफ की दिशा को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आ रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सी आपूर्ति आवश्यक होती है। दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो एक प्रकार की रासायनिक क्रिया ही होती है, और रासायनिक क्रियाओं के लिए हमेशा डीसी ही आवश्यक होती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर ओनली फॉर किया प्रयोग किया जाता है, तो ये डीसी प्रयोग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को अपन हिंदी में कहते हैं विद्युत लेपन। क्या कहते हैं, तो इसको अपन कहते हैं कि विद्युत लेपन कहते हैं, लेपन। इसमें क्या होता है, एक छड़ और एक छड़, यहाँ पे इसमें जो भी छड़ है इसके ऊपर यहाँ पे दूसरी परत चढ़ाते हैं, तो किसी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहा जाता है। और इसको रासायनिक क्रिया की प्रोसेस से किया जाता है, तो डीसी विद्युत सप्लाई की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न होता है यहाँ पे 20 नंबर, और 20 नंबर प्रश्न क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे लोकोमोटिव को परिचालित करने के लिए किस प्रकार की मोटर की अनुशंसा की जाती है। दोस्तों यहाँ पे लोकोमोटिव, अगर लोकोमोटिव जरूरी नहीं है, लोकोमोटिव आए यहाँ पे ट्रैक्शन क्या आ जाए, ट्रैक्शन आ जाए, यहाँ पे क्रेन आ जाए, यहाँ पे ट्रेन आ जाए, यहाँ पे होएस्ट आ जाए, होएस्ट आ जाए, तो इन सभी में किसका प्रयोग किया जाता है, इन सभी में डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे, डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भारी लोड होते हैं, भारी लोड पर
भारी लोड पर किसका काम करेंगे, तो अपन कहेंगे डीसी सीरीज का प्रयोग किया जाता है, यानी डीसी श्रृंखला मोटर का हम प्रयोग करते हैं। इसकी जो गति होती है, इसकी जो गति होती है ना, वो लोड की गति जो होती है वो लोड के क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है। इसको कभी भी बिना भार नहीं चलाते हैं, यानी कि इसको हमेशा किस पर चलाया जाता है, फुल लोड पर चलाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर होती है, डीसी शंट मोटर होती है, कंपाउंड मोटर होती है। सिंक्रोनस जो मोटर होती है, ध्यान रखिएगा, इसकी जो गति होती है, इसकी जो गति होती है वो क्या होती है, नियत होती है। इसकी गति क्या होती है, नियत होती है। और इसके अंदर जो गति होती है NS और NR, ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। एक कंपाउंड मोटर, एक शंट मोटर। शंट मोटर की गति भी क्या होती है, नियत गति होती है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 21 नंबर, और 21 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 21 नंबर। और 21 नंबर होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे, और 21 नंबर प्रश्न क्या है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकिंग का प्रकार है। तो दोस्तों ब्रेकिंग का प्रकार कौन सा है, तो प्लंगिंग होता है, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग होती है, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, और इन सब। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्रेकिंग होती है वो तीनों ही प्रकार होते हैं, और यहाँ पे यह डी ऑप्शन क्या होता है, राइट होगा। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, और अगला प्रश्न आता है कौन सा, तो यहाँ पे 1000 RPM पर चलने वाला एक शंट जनरेटर 100 वोल्ट का EMF उत्पन्न करता है। ठीक है, यदि इसकी गति 1200 RPM तक बढ़ जाती है तो उत्पन्न EMF होगा। तो यहाँ पे अपन सीधा कहते हैं कि भैया गति पर चल रहा है और वोल्टेज निकाल रहा है, यानी कि अपन कहते हैं गति N1। ठीक है, यहाँ पे N2 बटा N1 बराबर V2 बटा V1 अपन कर सकते हैं इस तरह। तो N2 कितना है, N2 जैसे 1200 है, बटा N1 कितना है, तो 1000 है, बराबर 1000 पर कितना दिया है इसने, 100 वोल्ट दिया, और इस पर V2 पूछ रहा है। तो 2 0 से 2 0 और 1 0 से ये, तो ये V2 बराबर कितना आ गया, तो यहाँ पर कहेंगे 120 वोल्ट आता है। भाई यहाँ पे V2 कितना आ गया, 120 वोल्ट आ गया। तो राइट ऑप्शन सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन कहेंगे ए ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और दोस्तों ये अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न क्या आ चुका है कि प्राथमिक सेल कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि प्राथमिक सेल कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला अपन कहते हैं वोल्टाइक सेल होता है। दूसरा अपन कहते हैं जैसे डैनियल सेल होता है। तीसरा यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि लेक लांची सेल होता है। चौथा सेल होता है यहाँ पे शुष्क सेल होता है। पांचवा यहाँ पे होता है पारा या फिर अपन कहते हैं बटन सेल कहते हैं। एक छठा होता है यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड होता है ऑक्साइड। और एक होता है सातवां यानी लिथियम सेल। तो ये सारे के सारे क्या है, प्राइमरी सेल होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा सबसे जो बेस्ट होता है ये होता है इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसका वोल्टेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लिथियम सेल होता है, एक लिथियम आयन सेल होता है। तो लिथियम आयन सेल सेकेंडरी होता है, जबकि लिथियम जो सेल होता है ये आपका प्राइमरी होता है। तो ये पूरा का पूरा याद रखिएगा तरीके से। तो निम्न में से प्राइमरी सेल होता है, वोल्टाइक है, लेकलांची है, शुष्क सेल है, तो अपन क्या कहेंगे, सभी होते हैं। तो मैंने सातों प्रकार यहाँ पे आपको बता दिए है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आता है, तो यहाँ पे 24 नंबर देखिएगा ध्यान से। और 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर की रेटिंग है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डीसी जनरेटर पूछे तो इसकी होती है किलोवाट में। इसके अलावा किलोवाट, तो इसके अलावा जैसे कि अपन कहते हैं वास्तविक जो शक्ति होती है वो भी किसमें मापी जाती है, किलोवाट में मापी जाती है। इसके अलावा जैसे अपन कहते हैं कि अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर के अलावा जैसे ट्रांसफार्मर होता है। इसके अलावा अपन कहते हैं आभासी शक्ति। कौन सी आभासी जो शक्ति होती है वो KVA के अंदर होती है। यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ऊर्जा मीटर जो होता है वो kWh में मापता है। यहाँ पे kWh के अंदर मापा जाता है। नेक्स्ट अपन का बात करते हैं, ठीक है, तो ये डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है हमेशा किलोवाट में होती है। वैसे देखो वाट ही तो है ये, तो वाट में किलोवाट में, तो छोटी इकाई होती है ये
तो लेकिन बड़ी के अंदर ही लेते हैं ज्यादातर, तो ये वैसे गलत यहाँ पे टाइप हो रहा है, इसको अलग चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो 25 नंबर के अंदर अपन समझते हैं कि केबल यानी केबल इंसुलेशन के प्रतिरोध, केबल इंसुलेशन के प्रतिरोध का मान कितने कितने से कम नहीं होना चाहिए, कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो भैया केबल इंसुलेशन का प्रतिरोध जो होता है, यानी केबल है और केबल के ऊपर ये इंसुलेशन चढ़ा दिया, तो दोस्तों ये इंसुलेशन का जो प्रतिरोध होता है, यानी कि बात करते हैं इंसुलेशन, तो ये इंसुलेशन होता है। और इंसुलेशन का जो प्रतिरोध होता है, इंसुलेशन के प्रतिरोध को किससे मापा जाता है, तो हम कह रहे हैं कि मेगर के द्वारा मापा जाता है। और मेगर किस में मापता है, तो मेगा ओम में मापता है। और यहाँ पे कितना प्रतिरोध होना चाहिए, तो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 मेगा ओम होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 26 नंबर, और 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे बात करते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर है कि वॉशिंग मशीन में यदि बेल्ट ढीली हो जाती है तो क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, ये टब होता है एक, इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार का, ये इस प्रकार का क्या होता है, एक पल्सेटर, तो इसे कहते हैं पल्सेटर, पल्सेटर। तो ये घूमता है, और ये घूमता कब है, जब यहाँ पे इस प्रकार का ये होता है, तो यहाँ पे मोटर होती है भाई, यहाँ पे क्या होती है, ये मोटर होती है, तो फेयर बेल्ट चलती है, तो ये फेयर बेल्ट होती है। अगर ये फेयर बेल्ट ढीली हो जाएगी तो पल्सेटर घूमेगा क्या, जी नहीं। तो अपन कहेंगे मशीन बंद हो जाएगी, जी नहीं। स्निप टब नहीं घूमता, पल्सेटर नहीं घूमता, तो अपन कहेंगे पल्सेटर क्या होता है, नहीं घूमता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वॉशिंग मशीन में ये मोटर होती है, तो ये मोटर कौन सी होती है, तो अपन कहेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर, कैपेसिटर रन मोटर होती है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर होती है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, और ये आपका क्वेश्चन आता है 27 नंबर। और 27 नंबर क्या है, तो मोटरों की गति कौन से यंत्र से मापी जाती है। तो मोटरों की जो गति होती है, मोटरों की जो गति होती है वो टैकोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, टैकोमीटर से मापी जाती है। जबकि यहाँ पे ध्यान रखना, जो वाहनों की गति होती है वो स्पीडोमीटर, वाहनों तो स्पीडो, स्पीडोमीटर होता है, स्पिनोमीटर होता है, बैरोमीटर होता है वायुदाब, फेदोमीटर होता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि फेदोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे 28 नंबर, और 28 नंबर क्या कह रहा है, तो 28 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि SF6 गैस क्या है। तो SF6 गैस के अंदर न तो कोई क्रिया होती है, ना इसके अंदर कोई गंध आती है, ना इसके अंदर कोई रंग होता है, ना ये जहरीली होती है यानी नॉन टॉक्सिक होती है, ना ये किसी अन्य गैसों से रासायनिक क्रिया करती है। तो ये जो गैस होती है इसका उपयोग अपन आग बुझाने में करते हैं, आग बुझाने में, आग बुझाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका नाम है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड डै होता है, ये गलत है। तो यहाँ पे सल्फर हेक्सा, सल्फर नहीं, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। बहुत सोच समझ के आपको आंसर देना है। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों 29 नंबर प्रश्न, और 29 नंबर प्रश्न क्या होता है, तो आइए देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता के लिए स्थिर होना चाहिए। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की अपन बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो इसकी दक्षता होती है 95 से 98% होती है। तो यहाँ पे ये अब पूछ रहा है कि अधिकतम दक्षता कब मिली, तो अधिकतम दक्षता के लिए अपन कहते हैं कि लोहे हानि, लोहे हानि बराबर होती है ताम्र हानि की। लोहा हानि बराबर क्या होती है, ताम्र हानि होती है। स्ट्रेसिस हानि और एडी करंट, ये तो दोनों एक ही हो गई ना, लोहा हानि। कोर हानि और स्ट्रेड ये भी एक हो गई। तांबा हानि और कोर हानि, जी हाँ, तांबा हानि और कोर हानि का मतलब होता है ये लोहा हानि। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो, ये सी ऑप्शन सही होता है। अगला नेक्स्ट बात करते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे अपन बात करते हैं कि 30 नंबर, और 30 नंबर प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे 5 HP 3 फेज 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर का फुल लोड करंट कितना होता है।
तो यहाँ पे 5 HP है, 3 फेज है, 440 है, इंडक्शन मोटर का फुल लोड करंट पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि 3 फेज के अंदर करना क्या है। करना क्या है, जब भी आपको करंट पूछे यानी फुल लोड पर करंट पूछे, IL पूछ रहा है, तो आपको HP इंटू 1.5 कर देना है। तो कितना है, 5 इंटू 1.5, तो कितना हो गया 5 और 2.5 7.5, और 7.5 अब देख लीजिए ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो ये एक ही ऑप्शन है 8, यानी लगभग कितना कर देंगे अपन, 8 कर देंगे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और 31 नंबर क्या कह रहा है, और 31 नंबर को ध्यान से देखिएगा कि विद्युत भट्टी में कौन सी युक्ति अल्पाधिक ताप को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे अल्पाधिक ताप को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों नियंत्रित करती है, तो विद्युत भट्टी कौन सी युक्ति को, तो यानी ताप को नियंत्रण कौन करेगा, विक्षेपण बल तो होता है, तो यंत्र के धक्का दिया जाता है। नियंत्रण बल यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, इधर से दूसरा बल लगाता है वो नियंत्रण बल है। अवमंदक बल इसके ये रोकेगा, इसको जो कंपन करता है उसको रोकने के लिए अवमंदक बल लगाया जाता है। ताप स्थायी, यही तो आपको तापमान को रोकता है। जबकि ये तीनों जो बल होते हैं ये तो मापक यंत्र में प्रयोग होते हैं, मापक यंत्र में प्रयोग। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि मापक यंत्र में कौन कौन से बल उपयोग किए जाते हैं, तो वही विक्षेपण बल होता है, यानी कि विक्षेपण बल हो गया, एक आपके नियंत्रण बल हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया, एक आप कंट्रोलिंग टॉर्क हो गया, एक आपका अवमंदक यानी डैम्पिंग टॉर्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पे, और ये 32 नंबर आता है, और 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए दोस्तों यहाँ पे पहले भी कर लिया था सवाल, और ये पूछ रहा है कि एक मोटर की कुंडलन में विद्युत डिग्री की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है। तो यह सूत्र कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं। एक होता है जैसे विद्युत डिग्री बराबर होता है, तो यहाँ अपन लिखेंगे पोल की संख्या बटे में 2 इंटू यांत्रिक डिग्री कह दो चाहे कोण कह दीजिए। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, तो इसको मैकेनिकल कोण यांत्रिक कोण होता है, तो इसको M द्वारा और इसको इलेक्ट्रिकल से E द्वारा कोण द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पे और कैसे लिख सकते हैं कि ये यांत्रिक कोण कितना होता है, तो अपन कहेंगे यांत्रिक कोण बराबर होता है 360 होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, P/2 इंटू 360 लिख सकते हैं, एक ये होता है। और इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि 2 से ये गया, 2 से ये कट जाता है, तो कितनी बार कट जाएगा, तो अपन कह देंगे ये 180 होता है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि पोलों की संख्या है, तो मैं ये कहूंगा कि पोलों के जोड़े इंटू 360। ये नीचे 2 नहीं लिखूंगा, क्या सही है क्या, जी हाँ सही है, क्योंकि ये भाई पोल की संख्या है, 2 का भाग देंगे तभी तो जोड़ा बनेगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया जोड़ों की संख्या बटा 360। अब मैच कीजिए कौन सा है कौन सा नहीं है। 360 इंटू P/2, 360 बटा P/2 ये हो गया। 360 इंटू पोलो के जोड़ो, ये नीचे आ गया। पोलों की संख्या इंटू 180, तो यहाँ पे पोलों की संख्या 180 आ गई। उपरोक्त सभी राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे सी ऑप्शन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 33 नंबर, और 33 नंबर है, तो ये 33 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 33 नंबर। तो यहाँ पे 33 नंबर के बारे में समझते हैं कि संधारित्र प्रकार की पंखा मोटर में संधारित्र लघु परिपथ हो गया है तो पंखा है। तो यहाँ पे संधारित्र प्रकार की पंखा मोटर है, संधारित्र क्या हो चुका है, यानी कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है। तो दोस्तों कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है तो परिपथ क्या होगा, तो यहाँ पे शोर के साथ चलेगा, नहीं चलेगा, तेज चलेगा, धीरे चलेगा, तो अपन कहेंगे पंखा नहीं चलता है। पंखा बिल्कुल चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो शॉर्ट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर। एक यूनिवर्सल मोटर को लंबे समय तक बिना भार के कभी भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पे जो यूनिवर्सल मोटर होती है ये आपकी एसी सीरीज मोटर होती है। एसी सीरीज मोटर होती है, एसी सीरीज मोटर होती है। और यहाँ पे जो एसी सीरीज मोटर होती है इसको कभी भी बिना भार के नहीं चलाना चाहिए। तो यहाँ अपन कहेंगे एसी मोटर के अंदर जो गति होती है वो गति हमेशा लोड की क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है। लोड की क्या होती है, हमेशा विलोम अनुपाती होती है।
तो यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर होती है। यूनिवर्सल मोटर की जो गति होती है वो 3000 से 14000 आरपीएम तक होती है। तो इसको कभी भी बिना बाहर के नहीं चलाना चाहिए। यूनिवर्सल मोटर प्रयोग कहाँ होती है? जैसे मिक्सी होती है आपकी, मिक्सी के अंदर भी इसका प्रयोग करते हैं। ट्रेन के जो इंजन होता है उसके अंदर भी यूनिवर्सल मोटर हम प्रयोग करते हैं। ड्रिल मशीन होती है तो वहां भी हम प्रयोग करते हैं। तो अनेक जगह अपन प्रयोग करते हैं। तो इसको बिना बाहर के लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यों बिना बाहर के अगर चलाएंगे भाई गति है तो गति लोड के विलोमानुपाती, अगर ये जीरो है तो गति क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। अनंत हो जाएगी तो इसकी वाइंडिंग क्या हो जाती है? उखड़ जाती है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 35 नंबर, और 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 35 नंबर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है आइए देखते हैं 35 नंबर। तो यहाँ पे किसी करंट ट्रांसफॉर्मर के सिंगल टर्न प्राइमरी के टर्न का अनुपात 10:1 है। यदि सेकेंडरी में मापा गया करंट 2 एम्पियर है तो प्राइमरी करंट कितना होगा? दोस्तों यहाँ पे किस किस के बारे में कहा गया है? टर्न प्राइमरी अनुपात होता है, यानी कि N2 बटा N1 होता है, और यहाँ I1 बटा क्या हो जाएगा? I2 होता है, क्योंकि यहाँ धारा का उल्टा चलता है। अब पूछ रहा है कि सिंगल टर्न प्राइमरी के अनुपात, तो प्राइमरी का जो अनुपात होता है वो 10:1 है, और सेकेंडरी में करंट, यानी ये तो हो गया ना भाई, किसी ट्रांसफॉर्मर करंट ट्रांसफॉर्मर है, और करंट ट्रांसफॉर्मर में सिंगल टर्न प्राइमरी का जो अनुपात है वो 10:1 है। 10:1 है, यानी प्राइमरी में टर्न का जो अनुपात है वो 10:1 है। तो सेकेंडरी में मापा गया टर्न 2 एम्पियर है, सेकेंडरी में मापा गया करंट 2 एम्पियर है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी में करंट कितना होगा, यानी कि ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 होगा सीधा, तो भाई यहाँ से एक वज्र गुणा करेंगे यो, तो सीधा क्या हो जाएगा? तो आई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 एम्पियर होता है। ठीक है, इस आराम से अपन निकाल सकते हैं। अगला लीजिएगा, और यहाँ पे अपन कहते हैं अगला पॉइंट क्या है? तो 36 नंबर, और 36 नंबर क्या कह रहा है कि स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत खालिस्तान में प्रयुक्त होता है। दोस्तों स्थैतिक का मतलब होता है स्थिर प्रकार से, यानी कोई भी भाग घूमता नहीं हो और वो ईएमएफ उत्पन्न करता हो। देखो मोटर है, मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, लेकिन वो आर्मेचर घूमता है तो गतिज ईएमएफ हो गया। जनरेटर में भी गतिज ईएमएफ होता है। ठीक है, बैटरी उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है, वो केवल चेंज करती है। जबकि हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे स्थितिज ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये ट्रांसफॉर्मर होता है। अगला, और अगला जो प्रश्न आता है ये क्या है? 37 नंबर है, और 37 नंबर क्या कह रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे एडिशन सेल के ऋणात्मक प्लेटे का निर्माण किससे किया जाता है? तो एडिशन को ही एल्निक सेल कहते हैं, निकिल सेल होता है। और निकिल सेल जो होता है इसकी प्रति प्लेट जो होती है वो 1.5 वोल्ट उत्पन्न करती है, और इसका जो उपयोग होता है वो पनडुब्बी के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो इसकी क्या पूछ रहा है? ये ऋणात्मक होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है, जबकि यहाँ निकिल ऑक्साइड की धनात्मक होती है। धनात्मक किसकी होती है? तो अपन कहेंगे तो निकिल ऑक्साइड की अपन प्रयोग करते हैं। तो ये आपका कौन सा है? तो अपन कहेंगे निकिल ऑक्साइड ये सेल होता है। ठीक है, अगला सेल होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपको डिजाइन देख के पता चल गया होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये अनेक सारे सेल है, साइज में अलग अलग होते हैं। तो 4 प्रकार के साइज में होते हैं, और ये सारे के सारे मेरे दोस्तों शुष्क सेल होते हैं। और यही पूछ रहा है कि शुष्क सेल किसका संशोधित रूप है? तो ध्यान रखना भैया, लेक लांची एक सेल होता है। ये सेल होता है, इसके अंदर क्या है? डीपोलराइजेशन एक दोष होता है, जो उसकी क्रिया धीरे धीरे संपन्न होती है, जिससे डीपोलराइजेशन के कारण जो ईएमएफ होता है वो धीरे धीरे बनता है। धीरे धीरे बनने के कारण क्या होता है कि वहाँ ईएमएफ जो होता है बाहर निकलता है तो रुक रुक के निकलता है, तो इससे दिक्कत आती है। तो उसको सुधार करके, और यहाँ पे कौन सा बनाया है? शुष्क सेल बनाया गया है। शुष्क सेल जो बनाया गया है इसके अंदर 1.5 वोल्टेज उत्पन्न होता है। कितना होता है? 1.5 उत्पन्न होता है। यहाँ पे जो पॉजिटिव छड़ होती है वो किसकी बनी होती है? तो अपन कहते हैं कार्बन की होती है। और नेगेटिव किसकी होती है? तो यहाँ पे जस्ते की होती है। तो ये जस्ते का बनाया जाता है।
अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 39 नंबर, और 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं 39 नंबर प्रश्न को भी। यहाँ पे 39 है, 3 माइक्रो फैरेड है, 9 माइक्रो फैरेड है, 18 माइक्रो फैरेड है, धारिता वाला 3 कैपेसिटर श्रृंखला में और फिर समांतर में जुड़ा हुआ है, तो दो समूहों की धारिता का अनुपात कितना है। तो दोस्तों पहले तो किस में पूछ रहा है, श्रृंखला में पूछ रहा है, और श्रृंखला में पूछ रहा है तो पहले तो आप श्रेणी में निकालिएगा। श्रेणी में 1/CT बराबर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18 ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि मैंने कहा था कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का क्रमांक कैपेसिटर प्रतिरोध के जस्ट उल्टा किया जाता है। तो यहाँ पे 18 हो गया, 18 हो गया तो 3 6 हो गया, यहाँ पे 9 दूनी हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो ये हो गया 9/18। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि CT बराबर क्या, संख्या पलट जाएगी, तो 18/9 बराबर कितना आ गया, 2 माइक्रो फैरेड आ गया, यानी श्रेणी में तो आ गया ये। और अब पूछ रहा है आपसे समांतर, अब पूछ रहा है समांतर, समांतर में CT बराबर क्या होता है, सीधा जुड़ जाता है, तो 3 प्लस 9 प्लस 18, ठीक है। तो यहाँ पे 18 और 9 और 2 12 होता है, 12 2 इसमें चला गया, सीधा 30 हो गया। तो यहाँ पे 18 9 9 18 9 30 27 27 30 हो गया ना, तो ये 30 माइक्रो फैरेड। अब यही तो पूछ रहा है, दो समूह में धारिता का अनुपात कितना होगा, तो पहले अपन 2 कहेंगे, बाद में कितना आ गया, 30 हो गया। तो भैया यहाँ पे इसको काट दीजिए, तो 1 हो गया और ये 15 हो गया, तो 1:15, तो 1:15 सीधा ऑप्शन होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न आता है 40 नंबर, और 40 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। और 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, उद्दीप्त लैंप का जीवन लगभग कितना होता है। उद्दीप्त लैंप का मतलब होता है ताप दीप्त लैंप, क्या, ताप दीप्त लैंप यानी इनकैंडिसेंट लैंप। इसका पावर फैक्टर आपसे पूछ ले तो पावर फैक्टर क्या होता है, इसका इकाई होता है, और ये आपके 750 से 850 हावर कार्य करता है। तो यहाँ पे लगभग ये नहीं है, तो ये 1000 के लगभग है, तो राइट ऑप्शन क्या करेंगे इसका, यहाँ पे अपन सी ऑप्शन करते हैं। इसके अंदर आपसे पूछ ले कि फिलामेंट जो होता है किसका बना होता है, तो अपन कहेंगे टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, यहाँ पे टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न आता है, और वो 41 नंबर क्या है, 41 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। और 41 नंबर प्रश्न है, तो 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गैल्वेनाइजिंग क्रिया में तांबे को क्षरण से बचाने के लिए किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं, जैसे लोहा होता है, तो लोहे को बचाते हैं, तो ये जैसे लोहा है, तो लोहे के ऊपर तो परत किसकी चढ़ेगी, जस्ते की चढ़ाई जाती है। एक तो ये, एक यहाँ है, और ये है कौन सा, तांबा। तो ये तांबे को बचाने के लिए इसके ऊपर परत जो चढ़ाई जाती है वो होती है टिन की। किसकी होती है, टिन की होती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। तो यहाँ पे तांबे को क्षरण से बचाने के लिए किस प्रकार की प्रयोग करेंगे, तो अपन कहते हैं टिन की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगला लीजिएगा 42 नंबर, और 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, स्टार्टर के फील्ड रेगुलेटर परिवर्तनशील प्रतिरोध किस पदार्थ के बने होते हैं। तो यहाँ पे भैया स्टार्टर के फील्ड रेगुलेटर किसके बने होते हैं, तो फील्ड रेगुलेटर यानी अपन बात करते हैं स्टार्टर के जो प्रतिरोध होते हैं, यानी कि प्रतिरोध, और जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध किसके बने होते हैं, तो अपन कहेंगे यूरेका यानी मैग्नीन के बने होते हैं। यूरेका या फिर मैग्नीन, तो यूरेका या मैग्नीन का बना होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे बी होता है। अगला लीजिएगा, और यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 43 नंबर को देखिएगा, किसी व्यक्ति को लगने वाला विद्युत को झटका किस पर निर्भर करता है। तो भैया विद्युत जो झटका होता है किस पर निर्भर करेगा, तो धारा निर्भर करता है, शरीर में बहने वाली धारा पर और संपर्क समय पर। तो भाई ये मात्रा पे तो डिपेंड करता है, I/T, तो ये मात्रा पे तो डिपेंड करेगा, धारा पर निर्भर करता है। तो ये तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 44 नंबर, और 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिएगा सिंक्रोनस मोटर की गति सामान्यतः कितनी होती है। तो सिंक्रोनस मोटर की गति होती है भैया 1500 से 1800 तक होती है। ये सिंक्रोनस मोटर होती है। सिंक्रोनस मोटर में जो NS होता है वो NR के बराबर होता है। सिंक्रोनस का पावर फैक्टर होती है सामान्यतः वो इकाई पर कार्य करता है। सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसको AC व DC दोनों सप्लाई देकर के अपन चलाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 150। तो मैच ही नहीं कर, चलो इसी के अंदर आता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये होता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे
45 नंबर, और 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सिंक्रोनस मोटर कौन से पावर फैक्टर पर प्रचालित होती है। तो दोस्तों यहाँ सामान्यतः इकाई पे होती है, लेकिन वो इकाई अग्रगामी पश्चगामी सभी, तो यहाँ पे फिर आता है आपका सभी, लेकिन पर्सनली पूछ ले तो अपन क्या कहेंगे, इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो भैया अल्टरनेटर जो हमारे माइकल फेराडे का चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत होता है उसी पे कार्य करता है। तो जूल का सिद्धांत, जूल के सिद्धांत पे तो ऊष्मीय नियम निकलता है, यानी H बराबर I² RT होता है। लेंज जो नियम होता है, जिस थाली में खाओ उसी में क्या कर दो, छेद कर दीजिए, तो यहाँ पे होता है तो माइकल फेराडे का ये होता है चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 47 नंबर, और 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 47 नंबर कहता है कि किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलन या कॉइल की शुरुआती और समाप्ति से कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी पर जुड़े होते हैं। तो भैया इस प्रकार से जुड़े होते हैं, तो अपन कहते हैं इस प्रकार से, ये तो भैया कौन सी होगी, तो अपन कहते हैं ये तो वेव वाइंडिंग होती है। अब वेव वाइंडिंग दो होती है, तो ड्यूप्लेक्स तो यहाँ शुरू से एंड तक कह रहा है, तो ये सिंप्लेक्स होती है सीधी, कौन सी होगी, सिंप्लेक्स होती है। और वेव वाइंडिंग जो होती है, वेव वाइंडिंग में A बराबर 2 होता है, और वेव वाइंडिंग में धारा का मान क्या होता है, निम्न होता है, जबकि धारा का मान निम्न होता है, जबकि वोल्टेज का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहाँ पे बात करते हैं लेप वाइंडिंग, और जो लेप वाइंडिंग जो होता है, यहाँ पे बात करते हैं लेप वाइंडिंग में A बराबर क्या होता है, P होता है। और तो यहाँ पे धारा, लेप वाइंडिंग होती है समांतर होता है, समांतर क्या होता है, ये समांतर होती है, समांतर में वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज समान होता है तो निम्न होता है, धारा क्या होती है, उच्च होती है, तो वोल्टेज क्या होता है यहाँ पे निम्न होता है। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली मेरे दोस्तों। यहाँ पे अगला बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न, और 48 नंबर प्रश्न क्या आता है, आइए देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न है कि 2 इलेक्ट्रोड वाले बल्ब को क्या कहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रोड वाले बल्ब को कैथोड कहते हैं, एनोड कहते हैं, डायोड कहते हैं, या ट्रांजिस्टर कहते हैं। भैया एनोड कैथोड होता है, तो यहाँ पे जो डायोड होता है ये ट्रायोड होता है, मेन तो क्या होता है, डायोड और ट्रायोड होता है, जो वाल्व होते हैं वो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये, यानी कि एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है ये, और यहाँ पे ये एनोड, ये सॉरी माइनस यानी कैथोड होता है, और ये पॉजिटिव होता है, और इसको कांच के बोतल में बंद कर दिया जाता है। इसमें डायोड होता है, एक आपका टेट्रोड एक पेंटोड होता है, एक ट्रायोड होता है, टेट्रोड ट्रायोड और पेंटोड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ये 49 नंबर, और 49 नंबर क्या कह रहा है, तो दोस्तों 49 नंबर कह रहा है कि डीसी शंट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन से भाग में विद्युत चुंबक होता है जिसे फील्ड करंट द्वारा चुंबकित मैग्नेटाइजिंग किया जाता है। तो 9 वोल्ट कॉइल होता है, स्प्रिंग होती है, शंट फील्ड होती है, ओवरलोड कुंडलन कॉइल होती है। 3 पॉइंट स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन से भाग से विद्युत चुंबक होता है। तो भैया विद्युत चुंबक तो 9 वोल्ट कॉइल से होता है, जिसे फील्ड करंट द्वारा मैग्नेटाइज किया जाता है। तो यही तो होता है, तो क्योंकि आर्मेचर की सीधा होता है, 9 वोल्ट कॉइल होती है ये तो सीधा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होता है। और 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि रोटर और स्टेटर के घूमते चुंबकीय क्षेत्र के समान गति से घुमाया जाता है तो कौन सी मोटर होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे दोनों, यानी कि ये तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये तो चुंबकीय क्षेत्र, और अंदर रोटर, और दोनों की गति क्या है, बिल्कुल दोनों की गति समान गति से, यानी NR और NS दोनों की गति क्या हो ये। तो मैंने कई बार बताया और इस वीडियो में बताया है, दोनों की गति अगर बराबर होती है तो उसे सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, यानी तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। अगर यहाँ पे NR हो, NR ज्यादा होता है, NS होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अल्टरनेटर कहते हैं, अल्टरनेटर कहते हैं। और NR कम होता है और NS ज्यादा होता है, तो यहाँ पे अपन क्या कहते हैं, तो उसे NS यानी कि उसे क्या कहेंगे, उसे प्रेरण मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेरण मोटर कहते हैं। तो दोस्तों ये थे अपने आज के 50 क्वेश्चन। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।